हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है शिशु निकेतन स्कूल मेडता सिटी ऑफिशियल चैनल पे। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपका टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडी का नंबर 1 प्रबंध की आपकी प्रकृति, विशेषता, महत्व और आपका क्षेत्र, जिनको हमने लेक्चर 1 में आपके प्रबंध शब्द का अर्थ, परिभाषा और प्रबंध की विशेषताओं को तथा आपके प्रबंध के उद्देश्य को विस्तारण रूपेण पढ़ा है। उसी से आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर लेक्चर 1 में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है आज, प्रबंध के महत्व, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल जितना हो सके जितनी सटीकता रखेंगे। प्रबंध किसी न किसी रूप से मानव सभ्यता के विकास कार्यक्रम, जिसमें मानव ने संगठित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है और विद्यमान था। ये कहते हैं कि प्रबंध आपके हर जो काल देखा जाए, मानव सभ्यता का जिस प्रकार आपके मानव सभ्यता का विकास होता गया है, उसी प्रकार से आपके प्रबंध का भी क्या होता गया है, विकास होता गया है। कि जिस प्रकार आपके मानव सभ्यता विकसित हुई, उसी प्रकार आपके क्या होती, प्रबंध भी विस्तारण रूपेण चलता गया। कोई भी संगठित कार्य, चाहे वे किसी भी क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा न्यायिक में हो, बिना सुचारू प्रबंध के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे किसी भी सेक्टर से संबंधित हो, चाहे आपका आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या अन्य न्यायिक, उन सभी में आपका प्रबंध के बिना किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो हमने ये पॉइंट जो पढ़ा है कि मानव सभ्यता के विकसित के साथ साथ आपके क्या हुआ, प्रबंध का भी क्षेत्र बढ़ा है या विकसित हुआ है। तो इसके आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी आर्थिक प्रणाली हो या कोई भी वाद हो, सभी में समान रूप से प्रबंध का महत्व है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, उन सब सेक्टरों में आपके प्रबंध का महत्व क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इस संबंध में आपके उर्विक का निम्नलिखित कथन प्रबंध के महत्व को प्रदर्शित करता है। कोई सिद्धांत, वाद अथवा राजनीतिक कल्पना सीमित मानवीय तथा भौतिक साधनों के उपयोग से एवं कम प्रयत्न द्वारा अधिक उत्पादन संभव नहीं बना सकते। ये कहते हैं अपन किसी भी सेक्टर में जाए कि आपके पास जो सीमित संसाधन हैं, जो आपके पास जो भी साधन, सीमित मानवीय साधन है या भौतिक संसाधन है, उनको अपन उपयोग कम प्रयास में अधिक उत्पादन बनाना संभव नहीं है। लेकिन जब हमने एक परिभाषा पढ़ी थी प्रबंध, उनके विचार क्या थे कि प्रबंध का मुख्य जो एक सृजनात्मक कार्य में बताया गया कि आपके जो भी संसाधन उनको क्या करना, प्रभावपूर्ण व दक्षता को बढ़ाकर क्या करना, अधिकाधिक क्या करना, उत्पादन करना। वो किसके माध्यम से संभव हो पाएगा, वो आपके प्रबंध के माध्यम से ही पूरा हो पाएगा। तो आगे वो भी पढ़ते हैं। यहाँ केवल प्रभावी प्रबंध से ही हो सकता है, बिल्कुल आपके प्रबंध से ही ये क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। इस अधिक उत्पादन के आधार पर जन साधारण के उच्च जीवन स्तर, अधिक आराम तथा अधिक सुविधाओं की नींव रखी जा सकती है। तो इसी को अधिक उत्पादन के आधार पर क्या करते हैं, आपकी जो भी जनता है उनके जीवन स्तर को, कुछ जीवन स्तर देखा जा सकता है, अधिक आरामदायक व अधिक सुविधाओं की नींव डली है। वो किसके माध्यम से डली, आपके प्रबंध की वजह से ये सारे काम क्या हो पाए, संभव हो पाए। इसी को आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में पूरे विश्व में प्रबंध की नई तकनीकों की खोज हो रही है कि आज पूरे विश्व में देखा जा रहा है, वो हर किसी प्रकार की तकनीकों को क्या कर रहे हैं, नवीनतम तकनीकों की खोज कर रहे हैं, ताकि विभिन्न संसाधनों को और अधिक दक्ष बनाया जा सके। कि जो भी हमारे पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को क्या कर सकें, अधिक प्रयोग कर सकें दक्षता के साथ। आज प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण क्रिया बन गया है। बिल्कुल आज हर कार्य में आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि प्रबंध के बिना किसी भी कार्य को पूर्ण करना असंभवता प्रतीत होता है। प्रबंध अतीत में भी महत्वपूर्ण था और आज के परिवेश में भी इसका महत्व अधिक हो गया है। कि आपके जो प्रबंध का देखें, जो आपके प्राचीन काल में भी इसका महत्व देखा गया, वो भी पहले था, लेकिन आज का जो परिवेश का मतलब वातावरण है, इस वातावरण में भी आपका इसका प्रबंध का महत्व और अधिक हो गया है। इसके दो कारण हैं।
प्रथम, अतीत की तुलना में वर्तमान संगठनों का स्वरूप काफ़ी बड़ा हुआ है कि जो हम आज से तुलना करते हैं पहले अतीत की, तो उसमें आपके जो संगठन थे वो छोटे होते थे, लेकिन आज क्या हो गए, वर्तमान में आपके संगठनों का आकार क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो बड़े स्वरूप के कारण निष्पादन में जटिलता बहुत अधिक बढ़ गई है, जिनका समाधान केवल प्रभावी प्रबंधन के द्वारा ही किया जा सकता है। कि हमने ये देखे थे कि आपके जो पहले संगठन होते थे वो बहुत छोटे होते थे, और उनकी तुलना में आज जो आपके संगठन के जो आकार होते हैं वो बहुत बड़े रूप में होते हैं, और जिनका निष्पादन क्या होता है, जटिलता से क्या करना बहुत अधिक बढ़ गया है। कि भाई इनको देखें तो आज जटिलता से इनका बढ़ता गया है। इनका समाधान क्या है कि इनको अब जो नियंत्रित किया जा सकता है वो आपके प्रबंध के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, आपको नियंत्रित किया जा सकता है। वह द्वितीय ओर, व्यापार के वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक देश और उसके संगठनों को विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके यहाँ पर एक वैश्वीकरण शब्द लिया गया है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। तो अपन एक डिस्कस करते हैं LPG। एक आपके देश में आर्थिक मंदी का दौर था 1991। उस समय आपकी देश की स्थिति बहुत विपरीत थी। तो इस समय आपके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, और आपके प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव। तो देश में इस प्रकार की स्थिति हुई कि हमारे देश के पास सिर्फ 14 दिनों के, कुछ बुक्स में 14 दिन और कुछ बुक्स में 7 दिन का पेट्रोल खरीदने तक का ही पैसा था। तो इस स्थिति को देखते हुए भारत के वित्त मंत्री, आपके पूर्व वित्त मंत्री जो आपके प्रधानमंत्री भी रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक स्कीम रखी जिनका नाम रखा गया LPG। तो LPG में 3 शब्दों को जोड़ा गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, P का मतलब लगेगा प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब आपका निजीकरण, और नंबर 3 पे आपका आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसको अपन कहते हैं वैश्वीकरण। तो इनको साधारण शब्दों में समझाऊं। उदारीकरण का मतलब था नियमों को सरल करना, नियमों को सरल करना। आपका मतलब क्या था, नियमों को सरल करना। निजीकरण का मतलब क्या था, सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपना, निजी हाथों में सौंपना। और वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व से एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो ये आपके पास। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना, जोड़ना। जहां एक देश से दूसरे देश में माल खरीदा वे बेचा जा सकता है। तो उससे आगे डिस्कस करते हैं। भारत भी व्यापार में भूपंडीकरण से छूता नहीं है। इसका मतलब आपका जो भारत भी है वो पूरे विश्व में व्यापार करने से पीछे नहीं है। तो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई, जो हमने अभी डिस्कस की। तो 1991 की आर्थिक उदारीकरण।
तो उसमें आपके एलपीजी स्कीम लाई गई थी, जो हमने विस्तार रूप में पढ़ी, जिससे आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए गए। कुछ नीतियाँ थी जो उनको बहुत बड़े पॉइंट से कुछ उद्योगों को आपके श्रेणी अलग श्रेणी में रखा गया। फिर आपके कुछ ऐसे उद्योग भी थे या कुछ बड़े व्यक्तियों के पास जो उद्योग कर पा रहे थे, उनको क्या किया गया, निजी हाथों में भी सौंपा गया। तो ऐसे आपके बहुत सारे परिवर्तन थे 1991 में। फलस्वरूप पूर्व उदारीकरण एवं उदारीकरण पश्चात की परिस्थितियों में प्रबंध के महत्व मूलभूत परिवर्तन आ गए। तो आपके उदारीकरण से पहले की क्या परिस्थिति थी प्रबंध के बारे में, प्रबंध की वजह से, अब प्रबंध में आपके उदारीकरण के पश्चात क्या परिवर्तन आए या क्या अंतर है, उन अंतरों को अपन विस्तार रूप में पढ़ते हैं। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले आपके घटक का मतलब आप तत्व भी कह सकते हैं या इसको कारक भी कह सकते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले आपके बाजार का समय, जो आपके उदारीकरण से पूर्व जो आपका बाजार होता था वो विक्रेता बाजार, कि जिस प्रकार विक्रेता माल बेचना चाहता था उसी प्रकार से क्या होता, ग्राहकों द्वारा माल खरीदा जाता था। जब आपके उदारीकरण के पश्चात क्या स्थिति हो गई, तो 1991 के बाद क्या हो गया कि आपकी जो बाजार का स्वभाव हो गया वो किस प्रकार हो गया, क्रेता बाजार हो गया। कि अब आपने एक अवधारणा सुनी होगी, जो कंसेप्ट भी क्वेश्चन आता है कि आपके ग्राहक बाजार का राजा होता है। तो इसका मतलब 1991 के बाद क्या हो गया, परिवर्तन क्या आया कि आपके पहले जो विक्रेता बाजार का स्वभाव था वो अब वर्तमान में क्रेता बाजार के स्वभाव की प्रकृति का हो गया। नंबर 1। द्वितीय पॉइंट, प्रतिस्पर्धा का स्वरूप, जो पहले आपके 1991 से पहले कुछ बड़े उद्योगपतियों के पास ही आपकी क्या थी, आपके उद्योग थे। तो उन्हीं के द्वारा अब आपके कुछ चुनिंदा व्यक्ति हो तो उनमें आपके प्रतिस्पर्धा भी क्या होती है, न्यूनतम होती है या न के बराबर होती है। तो अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा व स्वरूप। तो प्रतिस्पर्धा आपके उदारीकरण से पूर्व क्या था, एकाधिकार व सीमित प्रतिस्पर्धा। पहले की तुलना में 1991 से पहले आपकी देश की अर्थव्यवस्था भी इतने बड़े मुकाम पर नहीं थी। तो आपके कुछ बड़े उद्योगपति ही थे जो आपके क्या कर सकते थे, आपके प्रबंधों का काम करते थे, और उनकी सीमित अब कंपटीशन अपन देखें तो उस कंपनियां भी क्या थी, लिमिटेड थी। तो इस परिस्थिति में आपका एकाधिकार व सीमित प्रतिस्पर्धा थी, कब, आपके उदारीकरण से पूर्व। उसके बाद क्या हो गया, उदारीकरण के पश्चात आपकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बन गई कि आपका जो कंपटीशन हो गया वो क्या हो गया, पूर्ण रूप में हो गया। अब आपके पास पहले कुछ चुनिंदा थे, अब आपके क्या हो गए, मार्केट में बहुत हो गए। तो आपका कंपटीशन भी बढ़ा नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो आपके जब पहले भारत के व्यक्तियों से आपके प्रतिस्पर्धा हो रही थी, अब वो पूरे विश्व के साथ आप में क्या हो रही, प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो इस चीज़ को आपको देख कर क्या करना, ये परिवर्तन आया उदारीकरण से पूर्व के और पश्चात के बाद। नंबर 3 पॉइंट, प्रतिस्पर्धा का स्रोत, कि आपका जो उदारीकरण से पहले जो आपके प्रतिस्पर्धा की जाती थी, स्रोत आपके आंतरिक का मतलब देश के भीतर से। अगर मान लो आपका भारत था तो उदारीकरण से पहले आपका जो कंपटीशन होता था वो आपके देश के भीतर ही व्यापार कंपनियों से होता था। लेकिन अब क्या हो गया, आपके उदारीकरण के पश्चात आपके बाह्य व आंतरिक दोनों स्रोत हैं जो आपके क्या होंगे, प्रतिस्पर्धा करने। क्लियर बेटा। नंबर 4, प्रतिस्पर्धा का आकार। तो प्रतिस्पर्धा का आकार कैसे डिसाइड करते हैं, लाइसेंस एवं कोटा। जो आपके 1991 उदारीकरण से पूर्व क्या होता था, आपके एक लाइसेंस प्रोसेस होता था, वह आपके एक कोटा होता था, उसी कोटे के अनुसार आपको कार्य करना। लेकिन अब में जो प्रबंध आपके उदारीकरण के पश्चात क्या हो गया, प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास, कि आप जो भी कंपटीशन की क्षमता उसको विकसित करना, उनकी क्षमता के हिसाब से काम होता है। पहले क्या होता है, लाइसेंस व कोटा के हिसाब से, लेकिन अब क्या हो गया, प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास। अब क्षमता के अनुसार क्या हो गया, आपका व्यापार मिल गया। नंबर 5, व्यवसाय का विकास। जो आपके उदारीकरण से पहले विकास होता था किनका, आंतरिक संस्थाओं के रूप में, आंतरिक प्रबंध के माध्यम से आपका क्या हो सकता था, विकास हो सकता था। लेकिन अब क्षमता आधारित व्यवसाय, अब जिनकी क्षमताएं हैं, जिन व्यवसाय की क्षमता आधारित है, उन्हीं व्यवसायों को क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद नंबर 6, व्यवसाय का उद्देश्य। तो आपके उदारीकरण से पहले मैंने क्या कहा, कुछ बड़े उद्योगपति जो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिक लाभ अर्जन करना। लेकिन उदारीकरण के पश्चात आपके क्या होगा, बाजार ग्राहक का है। तो आपको ग्राहक को खुश करने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा,
वस्तु को उचित लागत पर क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और उसका वितरण भी करना पड़ेगा। तो हित रखने वाले सभी पक्षों की संतुष्टि प्रदान करना। तो आपसे जिन भी व्यक्तियों से, जिन भी संसाधनों से आपने वस्तु या सेवाओं का निर्माण किया है, उन सभी पक्षकारों को क्या करना, संतुष्ट करना पड़ता है। किसकी वजह से, उदारीकरण के पश्चात प्रबंध। फिर प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व पहले क्या होता था, सहायक, क्या आपके प्रबंध जुड़, लेकिन आज आपके क्या हो गया, प्रबंध आपका प्राथमिक हो गया। कि प्रबंध का महत्व पहले इतना आवश्यक नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, प्राथमिक है। पहले आपका प्रबंध महत्वपूर्ण है, उसी के बाद आपके दूसरे कार्य होते हैं। प्रबंध की विधियाँ, पहले आपकी कौन सी विधियाँ प्रयुक्त होती थी, परंपरागत, लेकिन आज आपके प्रबंध के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो अपन इस बुक्स में आपके 12th क्लास में विस्तार रूप में पढ़ेंगे। आपके हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आते हैं, आपके पीटर ड्रंकर, FW टेलर, तो बहुत सारे हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और नंबर 9, मानवीय संसाधनों पर ध्यान। तो गुण का मतलब होता है देते। तो आपके उदारीकरण से पूर्व प्रबंधकों द्वारा मानवीय संसाधनों पर ध्यान, जो दूसरा उद्देश्य होता, सहायक उद्देश्यों की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन आपके उदारीकरण के पश्चात क्या हो गया कि आपका सबसे पहला प्रायोरिटी किसको रखी गई, आपके मानवीय संसाधनों को ध्यान रखना। कि सबसे पहले अगर मानवीय संसाधन स्वस्थ रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा आपके क्या होगा, गैर मानवीय संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ तक अगर बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आगे अपन इस पॉइंट में क्लियर करते हैं। तो इस बदलते परिवेश में भारत तथा अन्य दूसरे देशों में इस तरह की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। प्रबंध का महत्व बढ़ता ही जा रहा है, जिनके निम्नलिखित बिंदुओं को अपन समझ सकते हैं मुख्य रूप में। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा का सामना करना। तो आज हम 4 पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 4 पॉइंट आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के समय में प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र प्रतिस्पर्धा हो गया है। कि आज के जो टाइम में देखा जाता है वो एक प्रतिस्पर्धा युग है। किसी भी क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर किसी वैकेंसी का फॉर्म आए या अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए आज हजारों न होकर करोड़ों की तादाद में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये इसी प्रकार आपके बाजार, आपकी संस्थाएं जो करें, उनमें भी क्या बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है। और प्रतिस्पर्धा का सामने करने के लिए आपका प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं कि आज के समय में प्रत्येक व्यवसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धा हो गया। कि जो भी आपके व्यवसाय करने वाले क्षेत्र हैं या व्यवसायिक क्षेत्र, उन सब में क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ये प्रतिस्पर्धा केवल आंतरिक उपक्रमों द्वारा ही नहीं बल्कि बाह्य उपक्रमों से भी पैदा हुए। जो आपके उदारीकरण से पहले क्या होता था, आंतरिक उपक्रमों मतलब आपके देश के भीतर जो उपक्रम उनसे होता था, लेकिन अब क्या हो गया, आपके देश के छोड़ते हुए आपके दूसरे देशों, बाह्य मतलब आपके भारत से बाहर भी जो उपक्रम उनसे भी क्या हो गया, आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में उपक्रम को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना प्रबंध का प्रमुख कार्य। तो आपका जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जो मुख्य कार्य होता है, किसका होता है, वो प्रबंध का ही मुख्य कार्य होता है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन निर्माण और कीमत भी तुलनात्मक रूप से हो। तो अगर आपको प्रतिस्पर्धा में टिका रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने उत्पादन निर्मित किया है उसमें क्या होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होना चाहिए। और उसके बाद आपकी क्या होनी चाहिए, कीमत भी क्या होनी चाहिए, तुलनात्मक रूप से होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपके जो दूसरी कंपनी उनकी कीमत भी कम हो। उदाहरण के लिए समझते हैं, मानते हैं एक 10 रुपए की कोलगेट का उदाहरण। अगर आपको प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो आपकी एक 10 रुपए में पतंजलि की कोलगेट आती है, एक आपका क्लोजअप आता है और एक 10 रुपए में आपके कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट आता है। अब तीनों में आपका कंपटीशन है, तीनों में अब जिनकी क्वालिटी अच्छी हुई और कीमत तो सबकी रीजनल है, कीमत तो सबकी आपके एक जैसी है, लेकिन जब जिसकी गुणवत्ता अच्छी हुई तो वो आपके क्या होगी, प्रतिस्पर्धा में टिकी रहेगी। ये नंबर 1 पॉइंट। यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नंबर 2 पॉइंट, संसाधनों का विकास, संशोधन विकास। किसी देश या संस्था के विकास के
लिए उसके संसाधनों का विकास आवश्यक है। कि अगर किसी भी देश या संस्थान का विकास के लिए उसके जो संसाधनों का विकास होना वो आवश्यक है। अगर इन संसाधनों का विकास ही नहीं होगा तो आपके किसी भी देश या संस्था का विकास होना असंभव है। किसी संस्था का विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसे उत्तराधिकार में कितने संसाधन मिले हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसने स्वयं कितने संसाधनों का व किस प्रकार विकास किया है। संसाधनों के विकास में प्रबंध का बहुत महत्व बढ़ गया। अब यहाँ पर जो अच्छी पॉइंट बोला गया है कि किसी भी संस्था का विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता, हमें इस बात पर नहीं डिपेंड करेगा कि आपके उत्तराधिकार में आपको कितने संसाधन मिले हैं या आपने कितने संसाधनों का विकास किया है। वो आपने जो संसाधन हैं वो कितने संसाधनों का किस प्रकार विकास किया है वो सारे किस पर डिपेंड करेगा, प्रबंध के महत्व। आपके पास जो उत्तराधिकार में उन संसाधनों का कोई मतलब नहीं है। नंबर 3, संसाधनों का समुचित उपयोग। केवल विभिन्न संसाधनों का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका समुचित उपयोग किसी संस्था की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि संसाधनों की मात्रा सीमित होती है और उन्हें विभिन्न वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग इन कार्यों में किया जाए जहां उनका योगदान उच्चतम हो। प्रबंध ने केवल ये सुनिश्चित करता है कि किस संसाधन का कहाँ प्रयोग समुचित होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वहाँ पर संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से हो। अब आपके जो भी संसाधन, उन संसाधनों का सही रूप से प्रयोग करना या उनका अच्छी तरह से प्रयोग करना वो आपके किसके माध्यम से पूर्ण हो पाएगा, प्रबंध के माध्यम से। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके इन संसाधनों को कहाँ पर से प्रयोग करना चाहिए और आपको किस प्रकार उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके क्या हो, आपके जो भी संसाधन उन संसाधनों का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए। और आपका जो ये पॉइंट है नव परिवर्तन, ये अच्छा पॉइंट, इस पॉइंट को और आज का लास्ट नव परिवर्तन एवं इसका उपयोग। आज के युग में नव परिवर्तन का मतलब कुछ नया करना। आज के युग में नव परिवर्तन और इसका उपयोग किसी भी संस्था के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कि आज नव परिवर्तन के बिना किसी भी प्रतिस्पर्धा में टिके रहना नामुमकिन सी स्थिति है। तो नव परिवर्तन का आशय किसी नई वस्तु का उत्पादन, जैसे वसा आधारित धोने के साबुन के स्थान पर कृत्रिम रूप से साफ करने वाले पदार्थ, या किसी वस्तु में परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोग बनाने वाले, जैसे मोबाइल को छोटे कंप्यूटर में परिवर्तित कर स्मार्टफोन बनाना। विपणन व वितरण के नए प्रकार ढूंढना, जैसे उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, ग्राहक की लंबी श्रृंखला के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों को सामान पहुंचाना, ऑनलाइन ई बाजार करना इत्यादि। नव परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना होता है। नव परिवर्तन में प्रबंध का महत्व भी है, क्योंकि इसी के द्वारा नव परिवर्तन की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। किसी संस्था का प्रबंध नव परिवर्तन पर जितना अधिक ध्यान होता है, वह संस्था उतनी ही अग्रणी व सफल होती है। तो यहाँ पर सीधा साधारण उदाहरण में समझा गया है कि नव परिवर्तन का मतलब क्या करना, कुछ नया करता रहना, इनोवेशन करते रहना। तो इसी के अब आपके ये कह रहे हैं, जैसे आपने क्या हुआ है, सबसे पहले जो बर्तन धोने के आपके मिट्टी का प्रयोग होता था उसके स्थान पर आपने क्या करा, साबुन का प्रयोग रखा। साबुन के बाद पे आपके जो अब वर्जिन टाइम में आपके लिक्विड आने लगे, जिससे अपन क्या करते हैं, बर्तनों को धोने का प्रयोग। अब जैसे पहले कंप्यूटर होते थे, कंप्यूटर को मिनिमाइज करने के बाद आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ की। तो जैसे पहले क्या होता था, और एक एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पहले गुड्स को, अगर कहीं गुड्स बनता तो उसको क्या करते हैं, उत्पादक से पहुंचता वो आपके थोक विक्रेता के पास, थोक विक्रेता के पास आपके होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से आपके क्या होता, ये प्रोसेस चलती रहती। तो जैसे उत्पादक माल बनाता, उसके बाद थोक विक्रेता क्या करता, फुटकर विक्रेता को माल बेचता, और वो किसको बेचता, ग्राहक को बेचता। क्लियर बेटा? तो अब इन सभी चीज़ों को उदाहरण के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि किसी संस्था का प्रबंध नव परिवर्तन जितना पर अधिक ध्यान होगा, वह संस्था उतनी ही अग्रणी व सफल होगी। तो इसके पीछे उदाहरण लेता हूँ मैं एक नोकिया कंपनी का।
तो अगर आपने सुना होगा कि जब 2010 और 11 की स्थिति के आसपास अगर कोई भी मोबाइल कंपनी फ़ोन दे तो वो नोकिया, चाहे नोकिया 1100, कोई भी कंपनी का फ़ोन, तो उसमें एक ही नाम आता था, नोकिया। लेकिन उन्होंने क्या करा, नव परिवर्तन का प्रयोग नहीं किया, जिनकी वजह से क्या हुआ, उनकी कंपनी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। तो आपको समय के अनुसार क्या करना पड़ते हैं, कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, और उन परिवर्तनों पर ध्यान रखा जाए तो आपकी संस्था उतनी ही अग्रणी व सफल बनेगी। क्लियर है बेटा? तो इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे अपन कल जो अपना जब भी टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।